नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा और लिपि के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी भाषा के बारे में। भाषा का आरंभ किस प्रकार हुआ और किस तरह से इसका रूप विस्तृत होता गया। देखिए, मनुष्य ने सबसे पहले भाषा को बोलना सीखा, उसके बाद उसने उसको लिखना सीखा। तो बोलने का काम एकदम से तो शुरू नहीं हुआ। सबसे पहले क्या होता था, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और इसमें मानव सभ्यता अभी अभी विकसित हुई है। ठीक है, तो मनुष्य ने क्या किया कि पहले के समय में मनुष्य जंगल में रहा करते थे, तो एक दो मनुष्य इस तरह से ग्रुप बना करके यहाँ पे रहने लगे। ठीक है, कुछ मनुष्यों ने जंगलों में इस जगह पे डेरा डाला। ठीक है, वो इस जगह रहने लगे। कुछ मनुष्य यहाँ पे हो गए, इस जगह रहने लगे, और कुछ मनुष्य यहाँ रहने लगे। तो इस तरह मनुष्य क्या करता था, पहले गुफाओं में रहा करता था, समुदाय में रहा करता था, एक साथ एकजुट होकर के ग्रुप में रहा करता था। ठीक है, तो इसी तरह सभी के अपने अपने ग्रुप इस प्रकार बने हुए थे। अब मान लीजिए उन्होंने अपनी बात को कहने के लिए किसी भी एक वस्तु को कुछ भी नाम दे दिया। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास मार्कर है, तो हम इसे मार्कर कहते हैं। ठीक है, हमारी भाषा में इसे हम मार्कर कह रहे हैं, हम और भाषा में कुछ और भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ के समुदाय वालों ने किसी भी एक चीज का कुछ नाम रख दिया। अब यहाँ के लोग जानते हैं कि उस चीज के बारे में अगर बात करनी है तो हमें ये नाम लेना होगा। उसी प्रकार यहाँ के समुदाय लोगों ने भी कुछ कहना शुरू किया होगा आपस में बात करने के लिए। मान लीजिए शिकार करने जाते थे जब, तो उस समय आपस में बात करने के लिए, या घर जहाँ पे गुफा में रह रहे हैं उस समय आपस में बात करने के लिए, किसी भी चीज के लिए उन्होंने कुछ भी नाम रख दिया। इन्होंने भी कुछ नाम रखा, इन्होंने भी कुछ नाम रखा। अब क्या हुआ कि जो भी इनके बीच बोले जाते थे शब्द, वो सिर्फ यही लोग जानते थे, क्योंकि पहले के समय में ऐसा होता था कि मनुष्य यहाँ से कहीं और इतना नहीं जाता था। ठीक है, वो समुदाय में एक ही जगह पे रहना पसंद करते थे। धीरे धीरे ये लोग जब विकसित होते गए तो इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना आरंभ किया। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ की भाषा यानी इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा केवल इसी समुदाय में रह गई, यहाँ की भाषा इसी समुदाय में रह गई, यहाँ की भाषा इसी समुदाय में, और यहाँ की भाषा इस समुदाय में। तो इस प्रकार हर जगह की अपनी अपनी भाषा होने लगी। आप अभी भी देख सकते हैं सभी जगहों की भाषा कुछ ना कुछ अलग अलग रूप लिए हुए है। ठीक है, जैसे हिंदुस्तान में हम मूल रूप से हिंदी बोलते हैं, इसी तरह अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कुल 29 राज्य हैं और सभी राज्यों में अलग अलग तरह से भाषा को बोला जाता है। तो आप इसको पूरे, जैसे मैंने पूरे संसार के बारे में बताया, आप चाहें तो इस फार्मूले को पूरे संसार की जगह पे अपने भारत के ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। तो भारत में भी इसी तरह से भाषा का आरंभ हुआ। चूंकि हर जगह पे अपने अपने समुदाय की अपनी अपनी भाषा थी, इसीलिए आज के समय में हर जगह पे हमको अलग अलग भाषा देखने को मिलती है। तो चलिए, यहाँ तो हमें पता चला कि भाषा का आरंभ कैसे हुआ, पर भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी, अभी भी एक बड़ा सवाल है। ठीक है, भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसके लिए हम कह सकते हैं, जो भाषा की परिभाषा सभी विद्वानों के मत द्वारा जो निकल के आती है वो इस प्रकार है। अपने मन के विचारों को दूसरों पर प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता हुई या पड़ी। ठीक है, अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए या दूसरों पर प्रकट करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता हुई। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि ये लोग अपने किसी भी चीज का कुछ भी नाम रख दें, तो जब इनको उस चीज के बारे में बात करनी होगी, ठीक है, इनके मन में उस चीज को लेके कुछ विचार आया, अब वो विचार जब इनको दूसरों तक पहुंचाना है तो उनको उस प्रकार की जो ध्वनि उन्होंने उस वस्तु के लिए दी है वो अपने मुख से उच्चारित करनी होगी। तो इसी प्रकार हमारी भाषा का निर्माण हुआ। चलिए, ये तो थी बात भाषा की। अब हम भाषा के बारे में जान गए कि हमारी भाषा का निर्माण कैसे हुआ। अब हम बात करते हैं लिपि की।
ठीक है। तो लिपि का अर्थ होता है मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनि। अब देखिए, जो भाषा है जो हम बोल रहे हैं ये भी एक प्रकार की ध्वनि है जो हम अपने मुंह से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एक प्रकार जो ध्वनि निकलती है उस ध्वनि को प्रस्तुत करने के लिए या उसको प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ध्वनि निकाली क, तो हमने ये निशान बना दिया। अब इस निशान से हमें पता चल रहा है कि ये हमने क लिखा है, ठीक है। इसी प्रकार मैंने मुख से ध्वनि उच्चारित करी च, अब मैं च की ध्वनि के लिए ये वाला निशान बना दूंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से बने हुए निशानों को ही हम क्या कहते हैं, लिपि, ठीक है। यानी कि भाषा को जैसा हम बोलते हैं वो बोले हुए को लिख करके दिखाना, ठीक है। लिख करके दिखाने के लिए या लिख करके प्रकट करने के लिए उसके भाव को हम जो ध्वनि उच्चारित करते हैं उसके लिए एक विशेष निशान या चिन्ह बनाते हैं जिसे हम लिपि कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हमारे सामने दूसरा बड़ा सवाल आता है कि जब हम भाषा को बोलना सीख गए, हम अपने मन के भाव दूसरों के आगे प्रकट कर सकते हैं, तो हमें लिपि की आवश्यकता क्यों हुई। तो देखिए, भाषा जो है वो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ की मैंने बात करी, इस समुदाय के लोग यहाँ की भाषा जानते हैं, पर ये समुदाय के लोग जब दूसरी जगह जाएंगे तो यहाँ के शब्द वहां और वहां के शब्द जब वापस आएंगे तो यहाँ पे आने लगेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों समुदाय आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। किसके जरिए, भाषा के जरिए। अब इनकी भाषा में कुछ शब्द इस समुदाय के हो जाएंगे और इनकी भाषा में कुछ शब्द इस समुदाय से आ जाएंगे, ठीक है। पर लेकिन जो व्यक्ति यहाँ से वापस यहाँ लौट के आएगा वो अपनी बात सिर्फ कह के बता सकता है, ठीक है। उसने अपनी बात को कह के एक व्यक्ति को बताया, ठीक, उसने जीवन भर उस बात को संभाल के रखा और दूसरे व्यक्ति को बताया। पर लेकिन इस प्रकार की प्रक्रिया में बात जो कही गई थी उसके बदले उसका अर्थ कुछ और ही हो जाता है। जैसा कि हम बात करें कि पहले के समय में केवल भाषा का मौखिक यानी बोलने का ही रूप प्रचलित था, ठीक है। तो पहले के समय में जो संत लोग हुआ करते थे, जो ज्ञान की बातें किया करते थे, वो क्या करते थे, अपनी बातें दूसरों तक कह करके सुनाया करते थे, ठीक है। उन्होंने कहा, दूसरों ने सुना और उसे याद रखा। पर लेकिन ये याद किया हुआ कब तक के लिए सुरक्षित है ये कोई नहीं जानता, ठीक है। मान लीजिए जिस व्यक्ति को याद है वो बात, उसने वो बात दूसरों को बिना बताए ही वो उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो वो ज्ञान की बात उसके साथ ही चली गई, ठीक है। और अगर वो व्यक्ति किसी कारणवश बात को भूल गया तो भी वो बात वहां से खत्म हो गई। इसके साथ साथ एक समस्या ये भी आती थी कि उस व्यक्ति को जैसा बताया गया है वो व्यक्ति उस बात को वैसा ना याद रखे, कुछ और तरीके से याद रखे या उसके बीच के कुछ अंश भूल जाए, तो सामने वाला व्यक्ति जैसा कहना चाहता था वो बात वैसी वहां तक नहीं पहुंचेगी। उदाहरण के लिए आप देखें कि हम सभी जानते हैं कि श्री राम जी जिनकी पत्नी का नाम सीता है, ठीक है, उनकी पत्नी का अपहरण किसने किया था, रावण ने, ठीक है। ये कहानी हम बहुत समय से देखते आ रहे हैं, ठीक है, और हम सुनते आ रहे हैं, हमने पढ़ा भी है इनको, तो इसलिए हमें ये बात पूरी इस तरह से याद है। पर एक बार को सोच कर देखें कि हम ये कॉन्सेप्ट भूल जाएं कि हमने ये चीज पढ़ी हुई है, ठीक है, कहीं पे लिखी हुई है, हमने वहां से पढ़ी है या हमने कहीं पे देखी हुई है, इस तरह से बिल्कुल भूल जाएं। मान लीजिए आपको ये किसी व्यक्ति ने बताई, ठीक है, कारणवश, किसी भी कारणवश आप भूल गए, या हो सकता है कि आपको बताने वाला व्यक्ति कुछ अंश इसमें से भूल गया। अब वो क्या करेगा, अपनी उस कहानी को पूरा करने के लिए वो अपनी तरफ से कुछ भी अंश उसमें जोड़ देगा। अब मान लीजिए उसने ये कह दिया उदाहरण के लिए कि जो श्री राम हैं, ठीक है, उन्होंने रावण का वध नहीं किया था बल्कि रावण ने श्री राम का वध किया था, ठीक है। जैसा उसको याद था वो ये भूल गया कि कहाँ पे रावण का नाम लेना है और कहाँ पे राम का नाम लेना है, वो इस बात में भूल गया। अब उसने इस बात को इस तरह से घुमा के कहा, तो पूरी जिंदगी हम इस बात को याद रखेंगे कि किसने किसका वध किया, और यही बात हम आगे प्रचलित करते रहेंगे, ठीक है, प्रसारित करते रहेंगे और सभी को ये बात ऐसे ही याद रहेगी, तो कहानी का पूरा अर्थ ही बदल गया, ठीक है। इस प्रकार क्या होता था कि जो मूल बात कही जा रही है उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता था। इसी कारणवश भाषा को मौखिक रूप से लिखित रूप यानी कि लिपि की ओर ले जाने की आवश्यकता पड़ी।
ठीक है। अब कोई व्यक्ति किसी बात को अगर दूसरे से कहना चाहता है तो वो इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करके अपनी बात को उसी तरीके से जैसा वो अपने मन में सोचता है या जैसा वो दूसरों तक पहुंचाना चाहता है उसी रूप में उस बात को लिख देगा। लिखने के बाद वो लिखा हुआ सदा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है। अब वो व्यक्ति की यदि मृत्यु हो भी जाती है तो भी हम उसकी लिखी हुई बात को बड़े ही आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हमें लिपि की आवश्यकता पड़ी। अब आप ये कहेंगे कि लिपि जो है हिंदी की तो चलो आपने ये बता दी, पर लेकिन बाकी सभी भाषाओं में भी तो अलग अलग है। तो वापस से वही बात याद कीजिए, मैंने कहा था कि सभी के अपने अपने समुदाय हुआ करते थे। ठीक है। तो जैसे इनकी बोली अलग अलग हुआ करती थी, यानी इनकी भाषा अलग अलग हुआ करती थी, वैसे ही इन लोगों ने अपनी अपनी बातों को सुरक्षित रखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया वो भी अलग अलग तरह के थे। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ कि हम हिंदी में न की ध्वनि को इस प्रकार बोलते हैं। ठीक है। हमने इस प्रकार लिखा तो ये न की ध्वनि को दर्शाता है। इसी प्रकार यदि हम रोमन लिपि की बात करें यानी अंग्रेजी भाषा की बात करें तो न की ध्वनि इस प्रकार दिखाई जाती है। ठीक है। इस प्रकार न की ध्वनि दिखाई जाती है। वहीं अगर हम गुरुमुखी लिपि की बात करें यानी पंजाबी भाषा की बात करें तो वहां पे न की ध्वनि इस प्रकार आती है। ठीक है। तो जैसा मैंने बोला कि अलग अलग समुदाय में अलग अलग लोग रहा करते थे, अपनी अलग अलग तरह की भाषा बोलते थे। इसी प्रकार अपनी अपनी ध्वनियों को प्रदर्शित करने के लिए, दर्शाने के लिए वो अलग अलग प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते थे। ठीक है। भाषा को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारी भाषा किस प्रकार बनी, किस प्रकार इसका निर्माण हुआ, किस प्रकार ये विस्तृत हुई। ठीक है। उसके बाद हम यदि लिपि की बात करें तो लिपि किस प्रकार बनी, इसका निर्माण कैसे हुआ और इसका सभी भाषाओं में रूप अलग अलग कैसे हुआ। ठीक है। तो हमने लिपियों को भी यहाँ पे अलग अलग नाम दिया हुआ है। जैसे हमारी भाषाओं के नाम अलग अलग हैं, जैसे कि अब भारत में बोली जाने वाली जो भाषा है उसको हम हिंदी कहते हैं, उसी प्रकार जर्मन में बोली जाने वाली भाषा को हम जर्मनी कहते हैं, जापान में बोली जाने वाली भाषा को हम जापानीज बोलते हैं। यही भारत के अलग अलग राज्यों की बात करें तो पंजाब में बोले जाने वाली जो भाषा है हमारी वो पंजाबी हो जाती है, गुजरात में बोली जाने वाली गुजराती हो जाती है। ठीक है। इसी प्रकार सभी भाषाओं को लिखने के लिए जो चिन्ह हम प्रयोग करते हैं उनको प्रकट करने वाले जो रूप है उसको भी हम एक नाम देते हैं। जैसे हमारी जो हिंदी भाषा है इसको हम लिखते हैं देवनागरी लिपि में। किसमें? देवनागरी लिपि में। वहीं अगर हम अंग्रेजी भाषा की बात करें तो उसको हम लिखते हैं रोमन लिपि में। कौन सी लिपि में? रोमन लिपि में। यदि हम पंजाबी भाषा की बात करें तो उसको हम लिखते हैं गुरुमुखी में। ठीक है। तो इस प्रकार हर एक भाषा का लिखने का जो रूप है उसको भी हमने एक नाम दिया हुआ है। तो देवनागरी लिपि जो है वो कौन सी भाषा के लिए है? हिंदी के लिए। ठीक है। रोमन लिपि जो है वो कौन सी भाषा के लिए है? अंग्रेजी के लिए। इसी प्रकार गुरुमुखी जो लिपि है वो किसके लिए है? पंजाबी भाषा के लिए। इसी प्रकार और भी अन्य अन्य भाषाओं के लिपियों के नाम भी हैं। तो आज की कक्षा के लिए सिर्फ इतना ही। आज की कक्षा में हमने जाना भाषा और लिपि। इससे आगे की कक्षा में हम जानेंगे भाषा के भेदों के बारे में। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे? भाषा के भेदों के बारे में बात करेंगे। चलिए फिर, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके लिए कमेंट जरूर करें, और आप जिस भी विषय पर सीखना चाहते हैं उस विषय को भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करें और जरूरतमंदों के पास शेयर करें। धन्यवाद।